नमस्कार। परख के आज के इस अंक में हम द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख पर बातचीत करेंगे। यह लेख महेश व्यास के द्वारा लिखा गया है, जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नामक संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। 18 सितंबर 2021 के दिन प्रकाशित इस लेख का शीर्षक है अ जॉब टू डू। यह लेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसे विषय की चर्चा करता है जिस पर बड़ी कम बातचीत होती है, यानी कि यह हिंदुस्तान में बेरोजगारी के बारे में बातचीत करता है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश की मीडिया की जो स्थिति है, उसमें बहुत सी व्यर्थ बातों पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है। कई बार चर्चा इस बात पर हो जाती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल किया, या मुनव्वर राणा जैसे किसी शायर ने कोई गलत तरीके का बयान दे दिया। बहुत तरह की चीजों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ऐसे मुद्दे पर बड़ी कम चर्चा होती है जो इस देश के लोगों की जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और यह मुद्दा बेरोजगारी का है। और यह लेख जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, वह एक झलक देता है हमें कि हमारे देश में बेरोजगारी की स्थिति कैसी है, और उसे, उसकी गहनता को, उसकी विकरालता को हम कैसे समझ सकते हैं। कुछ आंकड़ों के माध्यम से महेश व्यास अपनी बातों को रखते हैं, और इनकी बातों का दायरा बहुत गहन रूप में सामने नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं उन आंकड़ों और इनके मुख्य तर्कों के बारे में आपको बताऊंगा, और फिर मैं कुछ अन्य बिंदुओं की ओर भी संकेत करना चाहूंगा। महेश व्यास यह कहते हैं कि अगस्त 2021 के महीने में हिंदुस्तान में बेरोजगारी की दर 8.3% थी, और यह स्थिति पिछले महीने यानी कि जुलाई 2021 से खतरनाक मानी जा सकती है, क्योंकि उस समय 7% ही बेरोजगारी की दर थी। और उसके पहले महेश व्यास से बताते हैं कि बेरोजगारी की दर ज्यादा खतरनाक थी। मई में यह 11.8% थी, और जून में 9.2% के आसपास। महेश व्यास यह भी कहते हैं कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स एक डेटा होता है, उसे सरकार एक लंबे समय तक जारी करना बंद कर चुकी थी। काफी दबाव के बाद इसने 2019 में इसे जारी करना शुरू किया, जिससे यह पता चलता है कि देश में रोजगार या बेरोजगारी की स्थिति क्या है। और उस समय 17-18 का आंकड़ा था कि 6.1% बेरोजगारी की दर है, जो पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा था। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर हमारे सामने यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि कोरोना के कारण, कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, तो उसमें आंशिक सच्चाई ही है, क्योंकि पहले से ही हमारे देश में रोजगार की स्थिति बड़ी खराब हो चुकी थी। महेश व्यास के हिसाब से अमूमन 3% तक की बेरोजगारी दर हिंदुस्तान में रही है, और अगर इससे ज्यादा की बेरोजगारी दर है तो उसे खतरे के रूप में ही देखा जाना चाहिए। महेश व्यास यह भी कहते हैं कि असल में हिंदुस्तान में हम यह देख सकते हैं कि बेरोजगारी आमतौर पर एक गंभीर राजनीतिक गोलबंदी का मुद्दा नहीं बन पाती है। इसका कारण क्या है? उनके अनुसार इसका कारण यह है कि जो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन होता है, वह तो गंभीर खतरे के रूप में देखा जाता है सरकार के द्वारा, और लोग इसके खिलाफ अपने आप को गोलबंद भी करते हैं, उनके भीतर आक्रोश भी जन्म लेता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण समाज का हर तबका प्रभावित होता है। लेकिन अभी भी महेश व्यास के हिसाब से हिंदुस्तान में यह सोच बनी हुई है कि अगर कोई बेरोजगार है तो बेरोजगार होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह युवा कंपीट नहीं कर पा रहा है अपने हमउम्र युवाओं से। उसके भीतर कुछ कमी है, उसके भीतर इतना जुनून नहीं है कि वह किसी तरह की नौकरी हासिल कर पाए। तो यह जो एक समाज में समझ है, उसके कारण से बेरोजगारी को आमतौर पर व्यक्ति की समस्या के रूप में देख लिया जाता है, और इसके कारण से यह राजनीतिक गोलबंदी का एक टूल या एक माध्यम नहीं बन पाता है। महेश व्यास यह कहते हैं कि हमारे देश में जो रोजगार की स्थिति है, वह अत्यंत गंभीर इसलिए है, अगर हम हाल फिलहाल की समस्याओं को थोड़ा छोड़ दें तब भी, क्योंकि हमारे देश में तकरीबन 1 अरब लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार होना चाहिए। और महेश व्यास यह बताते हैं कि सिर्फ 80 मिलियन यानी कि 8 करोड़ के आसपास वेतन वाली नौकरियां हमारे देश में हैं, और यह निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को मिलाकर का यह आंकड़ा है। तो ऐसी स्थिति में जो बड़े पैमाने पर लोग हैं, उनके पास जो जब रोजगार नहीं होता है, तो यह उनके जीवन स्तर को भी प्रभावित करता है। और आमतौर पर महेश व्यास के अनुसार हिंदुस्तान में बहुत तरह के लोग ऐसे हैं जो यह मान लेते हैं कि उनके लायक या उनके लिए कोई काम नहीं है, तो अक्सर वह खुद को किसी छोटे छोटे काम में उलझा कर रखते हैं,
खेती में बहुत सारे लोग अपने आप को लगा लेते हैं। और महेश व्यास एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा देते हैं जिससे हमें यह अंदाजा लग सकता है कि जो पिछले कोरोना की दूसरी लहर से गुजरकर हम आए हैं या उसके पहले पहली लहर भी, तो किस तरह हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी है। अब अगर इस आंकड़े पर हम ध्यान दें तो इस आंकड़े के हिसाब से 2019-20 में हमारे देश में 408.9 मिलियन लोग रोजगार में थे। और यह आंकड़ा अगर हम अगस्त 2021 के बारे पर विचार करें तो यह आंकड़ा घटकर 397.8 मिलियन रह जाता है। यानी कि 9.2 मिलियन लोग यानी कि 92 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रोजगार खोए हैं या उनके पास कोई रोजगार नहीं बचा है अगर हम 2019-20 से तुलना करें वर्तमान स्थिति की। तो यह अपने आप में बहुत ही गंभीर आंकड़ा है। और महेश व्यास यह भी बताते हैं कि जो हमारे देश में जिन लोगों ने अपने रोजगार खोए हैं वो अक्सर ऐसे रोजगार में लग गए हैं जो उनकी योग्यता के हिसाब से नहीं है। फैक्ट्रियां बंद हुई तो लोग अपने गांवों में आए, खेती या किसी दूसरे तरह के काम में उन्होंने अपने आप को लगा लिया। और महेश व्यास यह भी कहते हैं कि सरकारी स्तर पर अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे का भी कोई काम कर रहा है तो उसे रोजगार प्राप्त व्यक्ति की श्रेणी में डाल दिया जाता है। यानी कि अगर हम इन आंकड़ों को और ज्यादा गहराई से जाकर देखें और इनका परीक्षण करने की कोशिश करें तो बेरोजगारी की स्थिति ज्यादा भयंकर रूप में सामने आती है। महेश व्यास का यह कहना है कि इस पूरी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता यही है कि निवेश को बढ़ावा दिया जाए, जो बिजनेस क्लास है उसको नई पहल लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि जब वो नई पहल करेंगे तो हमारे देश में काम धंधा बढ़ेगा, क्योंकि वो नए तरह की कारखाने लगाएंगे और सरकार को इन सब चीजों में एक सहायक की भूमिका निभानी चाहिए। तो महेश व्यास का जो यह पूरा लेख है वह इन्हीं तर्कों के आसपास केंद्रित है, जिसमें कि आखिर में वो इस बात की वकालत करते हैं कि जो सरकार है उसे बिजनेस क्लास को या व्यापारी वर्ग को या व्यवसायी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने का काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से बेरोजगारी के दंश से बाहर निकलने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि बहुत तरह के ऐसे पहलू हैं जिस पर बेरोजगारी के बारे में बात करते वक्त विचार करने की जरूरत है। यानी कि बेरोजगारी का कारण कोरोना है, कोरोना के पहले का आर्थिक कुप्रबंधन है, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां भी हैं जो कि सरकार में मौजूद हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि सिर्फ मौजूदा सरकार में, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि मौजूदा सरकार में यह प्रवृत्ति और ज्यादा गहरी हो गई है। और यह प्रवृत्ति जो है वो इस बात से जुड़ी हुई है कि जो सरकारी नौकरियां हैं केंद्र स्तर पर भी और अन्य राज्यों के स्तर पर भी, उनमें जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह लगातार लेट लतीफी का शिकार होती गई है। तो बहुत से युवा हैं जो सरकारी नौकरियों की तलाश में रहते हैं, वो सिर्फ इसलिए उन्हें हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय के साथ वो पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो पाती है, उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाता है, कई बार मामले अदालत में चले जाते हैं और कई बार पेपर लीक हो जाता है। और इस तरह की एक पूरी व्यवस्था बन चुकी है जहां पर जो बहुत कम सरकारी नौकरियां बची हैं वहां भी सही तरीके से नियुक्ति नहीं हो पा रही है। दूसरे स्तर पर महेश व्यास इस बात का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसमें सरकार को या सरकार समर्थक मीडिया को यह एहसास हो चुका है कि वह महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटा सकते हैं और कई दूसरे तरह के कृत्रिम, बनावटी या अस्मितावादी मुद्दों को सामने लाकर युवाओं को उसमें बरगला सकते हैं, उसमें उनको उलझा कर रख सकते हैं। और आमतौर पर आप अगर थोड़ा ऑब्जेक्टिव तरीके से पीछे हटकर मीडिया की भूमिका को देखें तो आप ये देखेंगे कि हर 10 दिन के अंतराल पर हमेशा एक ऐसा मुद्दा रहता है जिस पर हम सब खोए रहते हैं और जो बुनियादी मुद्दे लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं वो सामने नहीं आ पाते हैं। महेश व्यास इस बात का भी जिक्र नहीं करते हैं कि हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस मुद्दे पर लोगों को गोलबंद नहीं कर पाई। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सफेद झूठ बोला। जब अप्रैल का महीना था तो उन्होंने यह होर्डिंग पूरे दिल्ली में लगवाया था कि पूरे राज्य में 4 लाख लोगों को नौकरियां मिली। और जब यही जून का महीना आया या जुलाई का महीना आया तो फिर से होर्डिंग लगाई गई और जिसमें उन्होंने दावा किया कि 6,40,000 शब्द इसका उपयोग किया था। तो ये जो पूरा एक वर्णन है वह काफी बनावटी किस्म का है, झूठा किस्म का है। लेकिन आप यह भी देखेंगे कि विपक्षी पार्टियां इसे मजबूती से चुनौती नहीं दे पाती हैं। वह एक अलग विषय हो जाएगा कि इसके पीछे क्या क्या कारण है। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं
कि आंकड़ों के माध्यम से हम बेरोजगारी की स्थिति को समझ सकते हैं, लेकिन उसे ज्यादा गहराई से समझने का एक तरीका यह भी है कि हम अपने आसपास के लोगों को देखें, उनसे बात करें, जो निजी क्षेत्र में काम करते थे उनसे बात करें और ये समझें कि वो किस तरीके से बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं कोरोना के बाद के दौर में। हम युवाओं से बातचीत करें जो पिछले कई सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि एक तो सीटें कम है और दूसरी जो पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया है अधिकांश परीक्षाओं में वह काफी लेट लतीफ का शिकार है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे पर यानी कि बेरोजगारी के मुद्दे पर गहराई से बातचीत करने की जरूरत है और यह लेख इसलिए एक सुखद आश्चर्य के रूप में सामने आता है कि यह इसकी एक पहल देता है, यह इसकी एक झलक देता है। आमतौर पर हिंदी अखबारों में इस तरह के मुद्दों की चर्चा गायब रहती है, आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस तरह के मुद्दों की चर्चा नहीं होती है, इसलिए मुझे लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित यह लेख काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। परख के इस अंक को मैं यहीं रोकता हूं, अगले अंक में हम मिलेंगे और एक नए मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार।